नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने जबरदस्त दलित कार्ड खेला है। सीएम ने बैठक में एक बड़ा निर्णय लेते हुए अधिकारियों को यह आदेश दिया कि अगर किसी भी दलित परिवार में किसी की हत्या होती है तो उनके परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सतर्कता मीटिंग में मुख्यमंत्री ने ये बड़ा निर्देश दिया है। इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग जल्द से जल्द लंबित कांडों का निष्पादन करे। इसके लिए सीएम ने टाइम भी निर्धारित कर दिया है। 20 सितंबर तक इसका निष्पादन करने का आदेश दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार का ये निर्णय बड़ा माना जा रहा है। महादलितों को लुभाने के लिए ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। इस मीटिंग में सीएम ने कहा कि अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसका लाभ जल्द दिलाने के लिए इसकी समीक्षा भी की जाएगी। तो चुनाव से पहले ये सीएम नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक है, या इसे आप दलित कार्ड के तौर पर भी देख सकते हैं। इससे पहले ही दलित महादलित में विभाजन को लेकर नीतीश कुमार जाने गए और अब उन्होंने एक नया टर्म दिया था बिहार की सियासत को, महादलित। और अब जिस तरीके से उन्होंने नौकरी देने की बात की है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के जिन परिवारों में हत्या होती है, SC/ST एक्ट के तहत उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी, ये यहां पर कहा है नीतीश कुमार ने। सीएम नीतीश के ऐलान से जेडीयू के दलित नेता गदगद हैं। राज्य सरकार में मंत्री महेश्वर हजारी तो नीतीश कुमार को दलितों का सबसे बड़ा नेता मानते हैं। महेश्वर हजारी ने कहा कि सीएम नीतीश ने दलितों को आगे बढ़ाने के लिए काफी काम किया। इतना ही नहीं, हजारी के मुताबिक दलितों के उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए नीति बनाई। महेश्वर हजारी ने दावा किया कि इस बार चुनाव में बिहार के तमाम दलित सीएम नीतीश कुमार को ही वोट करने वाले हैं। SC/ST राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी की आज बैठक हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई है। तकरीबन बैठक 4 घंटे से अधिक चली है। हमारे साथ योजना विकास विभाग मंत्री और दलित नेता भी हैं, महेश्वर हजारी जी, उन्हीं से बात कर लेते हैं। मीटिंग सर काफ़ी लंबी चली है, कितना न्याय मिल पाता है दलितों को, SC/ST लोगों को? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में होती है राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की बैठक होती है SC/ST का, और इसमें जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं बिहार में, सभी दल के सभी कोई, माननीय सांसद, माननीय विधानमंडल के सदस्य और माननीय मंत्री, सभी कोई उपस्थित रहते हैं। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में होती है, सारे पदाधिकारी रहते हैं सभी विभाग के। और इसमें जो भी क्वेश्चन उठाया जाता है, जहाँ पर दलितों के साथ अत्याचार हुआ, अधिनियम हुआ, क्या कमियां हैं, तो सारी बातें इसमें आती है। और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में होती है। तो हम लोगों ने 3 बार मीटिंग में शामिल होने का मौका मिला और तीनों बार जितना भी दलित समाज के लिए जो मुद्दा थी उठाने का काम किया, त्वरित कार्रवाई से उसको पूरा करने का काम किया। कैमरामैन दीनानाथ ओझा के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। तो यह तय हो गया कि बिहार विधानसभा का चुनाव 29 नवंबर से पहले हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इसका ऐलान कर दिया है। तो अब इसके बाद चुनावी दंगल में मुकाबला भी शुरू होने जा रहा है। पहला मुकाबला जेडीयू वर्सेज कांग्रेस के बीच होने जा रहा है। 7 सितंबर को जेडीयू निश्चय संवाद के जरिए चुनावी आगाज करेगी, तो कांग्रेस क्रांति महासम्मेलन के जरिए बिगुल फूकेगी। और दोनों मुकाबले बड़े दिलचस्प होंगे, क्योंकि एक्चुअल राजनीति के लिए दोनों दलों ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म को चुना है। चुनावी दंगल में शुरू होंगे मुकाबले। 7 सितंबर को जेडीयू वर्सेज कांग्रेस, संवाद और क्रांति के बीच पहली लड़ाई। यह तय हो गया है कि 29 नवंबर से पहले जनता अपना फैसला सुना देगी। और अब इलेक्शन कमीशन के इस ऐलान के बाद जनता के बीच सभी दलों का मुकाबला शुरू होने जा रहा है। पहला मैच जेडीयू वर्सेज कांग्रेस के बीच है, जो 7 सितंबर को खेला जाएगा। और दोनों ही टीमें इसे लेकर बड़े बड़े दावे कर रही हैं। दरअसल भ्रष्टाचार और वंशवाद के बुनियाद पर खड़ी पार्टी अगर लोगों को क्रांति के लिए आह्वान कर रही है, तो इससे बड़ा झूठ और पाखंड नहीं हो सकता। जदयू की एक रैली हो रही है और मेरा 7 तारीख से लेकर लगातार करीब 8-9 दिन, करीब 19 जिला का रैली है।
उसके बाद फिर 19 जिला जो बचता है उसका भी रैली है। ये पहली बार होने जा रहा है कि चुनाव में एक्चुअल राजनीति के लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। तकनीक के सहारे जनता के बीच पहुंच बनाने की कोशिश होगी और कोशिश में कौन बाजी मारता है इस पर हर किसी की नजर है। जनता से लेकर सहयोगी तक मुकाबले को देखने के लिए तैयार है। जो कांग्रेस आज कर रही है हम लोग पिछले 90 दिन से कर रहे हैं। भाजपा के लोग, जदयू के लोग और इवन लोजपा के लोग भी, लोजपा के पार्टी के नेता भी, हमारे ये सब तो कर ही रहे हैं। वार रूम कहें, पीस रूम कहें, उसको इलेक्शन रूम कहें, हम लोग इस काम पे हम सब लगे हुए हैं। जेडीयू जो वर्चुअल रैली कर रही है, एक्चुअल रैली जो गांधी मैदान में जेडीयू की हुई थी, पहले तो जनता ने साथ छोड़ दिया, फिर कार्यकर्ता सम्मेलन में भी भीड़ नहीं आई थी, सबको पता है। कार्यकर्ताओं ने भी साथ छोड़ दिया। अब इनका वर्चुअल रैली में कौन जुड़ेगा? तो 7 सितंबर के बाद पहले मुकाबले को लेकर दोनों दलों की तरफ से क्या क्या दावे किए जाते हैं, इसका इंतजार कीजिए। लेकिन इस पहले मुकाबले का असल फैसला तो जनता देगी, वो भी 29 नवंबर से पहले। दिल्ली से नेहा के साथ पटना से रुपेंद्र और धीरज ठाकुर, जी मीडिया। चुनावी मौसम में आरजेडी नेताओं की दौड़ रांची की लगी हुई है। टिकट की चाहत लिए नेता और कार्यकर्ता लालू से मिलने पहुंच रहे हैं। कहिए तो रांची में लालू दरबार सजा है, जहां टिकट की चाह में फरियादी फरियाद लेकर पहुंच रहे हैं। इसे लेकर लालू दरबार को लेकर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। जेल मैनुअल का हवाला दिया जा रहा है और सवाल झारखंड सरकार से लेकर आरजेडी तक से पूछा जा रहा है। इस मसले पर कांग्रेस और आरजेडी ने एनडीए पर पलटवार किया है। रांची में लालू दरबार पर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने कहा एनडीए को लालू फोबिया। रिम्स निदेशक के बंगले पर 3 मजिस्ट्रेट तैनात। जेल आईजी की एक चिट्ठी से हड़कंप मच गया। जेल मैनुअल के उल्लंघन का जिक्र हुआ तो सवाल झारखंड सरकार पर उठने लगे। हालांकि इसके बाद तुरंत ही रिम्स निदेशक के बंगले पर जहां लालू यादव हैं, वहां 3 मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई। बावजूद इसके लोगों के रांची पहुंचने का सिलसिला जारी है। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव रिम्स के डायरेक्टर बंगला में इस वक्त मौजूद हैं और यहीं पर लालू यादव का उपचार चल रहा है। हालांकि बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर जो सियासी सरगर्मी है वो बंगला के इर्द गिर्द देखा जा रहा है। उधर पटना में लालू दरबार को लेकर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। जेडीयू को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया और घेरे में झारखंड सरकार से लेकर आरजेडी तक आ गई। जेल मैनुअल की धारा का उल्लंघन करिएगा, क्या कारण है, चुप्पी क्यों? माननीय हेमंत सोरेन जी, आपके आईजी ने पत्र लिखा है, जेल आईजी ने, और सीनियर एसपी के द्वारा जो प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी हैं ये कह रहे हैं कि वहां अवैध रूप से मुलाकात करवाया जा रहा है। लोग उनको चाहने वाले, चूंकि वो जनता के दिलों में राज करते हैं, चाहने वाले झारखंड रांची तक चले जाते हैं मिलने, दरवाजा के बंगले के बाहर खड़ा होते हैं। उधर जेडीयू के साथ बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। रांची से सांसद संजय सेठ ने लालू दरबार के बहाने झारखंड सरकार पर निशाना साधा और कोर्ट से इस मामले में दखल देने की अपील की। वहीं कांग्रेस ने एनडीए पर लालू फोबिया से ग्रस्त रहने का आरोप लगाया है। एक सोची सची रणनीति के तहत माननीय लालू जी को रिम्स डायरेक्टर के आवास में शिफ्ट किया गया। अब देखो, कोई अगले दरवाजे से, कोई पिछले दरवाजे से, लोग टिकट के लिए लाइन लगा के बैठे हैं, जैसे राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय कार्यालय। निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि माननीय न्यायालय को सब पे ध्यान रखकर और इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। तो भाजपा जदयू नेताओं को लगता है कि लालू प्रसाद का फोबिया इस कदर हावी है कि बिहार की राजनीति के बजाय रांची में और झारखंड में क्या हो रहा है, कौन किससे मिल रहा है, इस पर वो ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। रांची में लग रहे लालू दरबार पर फिलहाल तो नकेल कस दी गई है। आवास पर मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है, लेकिन इस दौरान बिहार की सियासत में मौका लालू के विरोधियों को मिला है
और वो इस मौके को भुनाने में जुट गए हैं। रांची से मदन के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। मुंगेर के तारापुर प्रखंड के पड़भाड़ा पंचायत में नदी पर पुल नहीं बनने के कारण वार्ड नंबर 13 के 250 दलित परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस बार इस गांव की जनता इलाके के विधायक के खिलाफ गुस्से में है और वोट का बहिष्कार करने के मूड में है। इधर इस गांव के लोगों की बारिश के दिनों में समस्याएं और विकराल हो रही हैं। ग्रामीणों को उफनती नदी पार करने में परेशानियां झेलनी पड़ती है। बिजली के पोल के जरिए ग्रामीण इस पार से उस पार का सफर करते हैं, लेकिन ना तो इलाके के जनप्रतिनिधि और ना ही प्रशासन इनकी सुधि लेता है। यहाँ से पुल लगा कि पूरा गांव समाज अति टोला के हटिया बाजार जे जाए छे यही के जाए छे आरू पानी पड़ुआ में लोग पानी कपड़ा लत्ता उठाए पुठाए के आबे छे लेडीज सारी रात ब्यार जरा होए ते कि बड़ा कष्ट होचे में पानी में पार होए में छौरी डूबतै कि छौरा डूबतै बुढ़िया डूबतै के डूबतै को ठिकाना छै आ 10 के बार ले गेलै घिची फोटो आ नहीं आबै छै पुल। सही बात छै कि नहीं छै? आ पैसा खाबला घूस खाबला सब पैसा रुपया आबै छै घूस खा जाय छै। अब अथी का नहीं दै छै। आपको बता दें कि जिस तरीके का मामला वहां पर सामने आया है, वहां पर आपने सुना वहां के लोगों को किस तरीके से वहां पर इस तरह की बातें की जा रही हैं। दरअसल कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी कि PMGKAY की शुरुआत की गई। इसका मकसद देश भर में लोगों को राशन उपलब्ध कराना है। मुफ्त में 5 किलो अनाज देना है, लेकिन बिहार में इस योजना पर पानी फिर गया है। मुफ्त में अनाज भी नहीं बंट पा रहा है। हकीकत यह है कि अगस्त महीने के कोटे से महज 12% अनाज का ही वितरण हुआ। समझ सकते हैं महज 12%, और यकीन न हो तो इस रिपोर्ट को देख लीजिए। गरीब कल्याण अन्न योजना पर फिरा पानी, गरीबों तक नहीं पहुंचा हिस्से का अनाज, मुफ्त में अनाज नहीं बांट पा रहा है बिहार। कोरोना काल में गरीबों को अनाज देने की योजना बिहार में दम तोड़ रही है। कहिए तो उनके हिस्से का अनाज उन तक पहुंच ही नहीं रहा है। और ये अनाज गरीबों को क्यों नहीं मिल रहा है, इसके पीछे कई कारण हैं। मुजफ्फरपुर में PDS डीलर की माने तो अनाज का आवंटन ही सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो अनाज बांटेंगे कैसे? बिना आवंटन के ही ज्यादा दिखा देना, आम उपभोक्ताओं का ऑनलाइन मांगा गया वो खाता वाता नंबर, उसके कारण 50 लाभुक ऐसे हैं हमारे जन वितरण से संबंध जिनका नॉट एग्जिस्ट हो गया। जो डाटा ऑपरेटर्स बहाल हैं वो सही से काम नहीं करते हैं। मोतिहारी में अगस्त महीने का महज 18% अनाज ही वितरण हुआ। डीलर कहते हैं कि अनाज पूरा मिलेगा ही नहीं तो बांटेंगे क्या। दूसरी तरफ 125 डीलर ऐसे हैं जिन्होंने अनाज के उठाव के लिए SFC में ड्राफ्ट ही जमा नहीं किया। हम लोग ड्राफ्ट कर दिए, ड्राफ्ट करके बस हमारा ड्राफ्ट 50 हुआ और ड्राफ्ट में बाकी रह गया माल। फिर दोबारा ड्राफ्ट किए, वो माल हमें हम तक नहीं गिरा है। फिर ही बाकी लग गया, वो अभी तक नहीं गिरा है। कमोबेश ऐसा ही हाल किशनगंज का है। अनाज वितरण को लेकर डीलर सरकार की नीति को कोसते हैं और गरीब अपने हक के अनाज के लिए दर दर भटकते हैं। हमारे परेशानी यही है कि 7-8 महीना से हमको राशन है, कार्ड है, बाकी राशन नहीं मिलता है। हमको परेशानी यही है कि सर हम 5 आदमी आते हैं राशन लेने, हमेशा हमको हर महीना जब नहीं मिलता है तो क्या परेशानी होता है? हम दौड़ बड़ाव करते हैं। फिर मैंने हम डीलरों को ही समझ में नहीं आ रहा है कि कब से राशन बांटना है, कब से क्या करना है। अचानक मशीन को खोल देता है कि राशन आप लोग वितरण कीजिए। कटिहार में तो भूख की आग को शांत करने के लिए हंगामा हो रहा है। गरीबों को उनके हक का अनाज नहीं मिल रहा है। मुफ्त का अनाज छोड़ दीजिए, 6 महीने से उन्हें PDS से राशन नहीं मिला है। ये हाल जिले के 16 प्रखंडों का है। सरकार बोलता है कि गरीब के लिए भेज रहे हैं, मतलब यहाँ पर कुछ मिलते नहीं। हम 8 महीना से हम अनाज के लिए तड़प रहे हैं, हमको कुछ नहीं मिलता है। फोन का इंतजार करते करते भूख के मेरा हालत खराब हो जाता है। कभी उससे मांगते हैं, कभी उससे। एक दिन पहले टोकन दे देना कि कल कितने लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन डीलर करेंगे,
और वही लोग आएंगे अगले दिन और उसमें सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए उनको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ऐसा हाल कमोबेश बिहार के हर एक जिले का है। आंकड़े ही नहीं, जमीनी हकीकत भी इसकी गवाही दे रही है कि मुफ्त का अनाज गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने पहुंची 6 सदस्यों की केंद्रीय टीम ने बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करने के बाद बिहार के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ज्वाइंट सेक्रेटरी पीयूष गोयल के नेतृत्व में केंद्रीय टीम ने बिहार के दरभंगा, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर जिले का दौरा किया। उसके बाद पटना के सरदार पटेल भवन में बैठक की। आपदा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि केंद्रीय टीम के साथ हुई वर्चुअल मीटिंग में 4-5 विभाग के सचिव और प्रधान सचिव उपस्थित थे। टीम के सदस्यों ने जो बाढ़ग्रस्त इलाकों में जाकर देखा, उससे अवगत कराया गया। कुछ और जानकारी है राज्य सरकार से टीम के द्वारा मांगी गई है। कुछ और जानकारी, उन्होंने कहा कि सेंट्रल टीम ने राज्य सरकार के कामों की प्रशंसा की है। तो आज जो बैठक हुई उसको कहते हैं डीब्रीफिंग। उसमें एक बार फिर विभिन्न विभाग के, चाहे पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य, कृषि और जल संसाधन के सभी सचिव, प्रधान सचिव लोग उपस्थित थे और वर्चुअल मीटिंग में जो टीम्स के ऑब्जर्वेशंस थे उसके बारे में अवगत कराया गया। रोहतास के डेहरी ऑन सोन में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। डेहरी के एसडीएम के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। पांडव नगर मैदान से लेकर तार बंगला तक अभियान के तहत दर्जनों फुटपाथ दुकानदारों को हटाया गया। इस दौरान जेसीबी लगाकर फुटपाथ पर बने दुकानों को तोड़ दिया गया। अभियान के दौरान एसडीएम ने अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी और कहा कि अगर आगे से अतिक्रमण किया गया तो उनके खिलाफ दंड का प्रावधान लगाया जाएगा। ये लगातार अभियान चलेगा। हम यही अपील करेंगे जितने भी फुटपाथी दुकानदार हैं जो अस्थायी या स्थायी रूप से इंपोज किए हैं वो तत्काल खाली कर लें, अन्यथा आगे से हम लोग खाली कराएंगे। उनसे जुर्माना की राशि भी वसूल करेंगे। जो प्रशासन जेसीबी लगा है या जो भी हमारे लेबर लग रहे हैं उनका भी पैसा हम अतिक्रमणकारियों से वसूल। मुंगेर के जमालपुर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति योजना का कोई भी फायदा स्थानीय लोगों को नहीं मिल रहा है। 2011 में 29 करोड़ की लागत से योजना का शुभारंभ किया गया, लेकिन 9 साल बीत जाने के बाद भी शुद्ध पेयजल योजना से शुद्ध पानी लोगों तक नहीं पहुंचा। इस योजना के तहत जमालपुर नगर परिषद में 4 पानी टंकी बनाए गए हैं, लेकिन इस टंकी से शहरवासियों को पानी नहीं मिल रहा है। इधर मुंगेर के डीएम दावा कर रहे हैं कि इस महीने के आखिर तक शहर के चौक चौराहों पर बने नल तक पानी पहुंचा दिया जाएगा। और जमालपुर में पानी की इतनी भयावह समस्या है कि आज भी ये सरकार लगातार दावा कर रही है कि हम पेयजल आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमारी पार्टी भी निरंतर इस सवाल पर आंदोलन करते रही कि आप सड़कों पर टाइल्स लगवा रहे हैं, मार्बल लगवा रहे हैं, लेकिन आम जन तक पेयजल पहुंचाने का काम नहीं कर रहे हैं। और वो जमालपुर में देखने को मिल रहा है। कहिए कैसे यहाँ के चापानल हैं जो बंद पड़े हैं, बड़े बड़े प्याऊ हैं वो बंद पड़े हैं। पानी की स्थिति तो जमालपुर समय में बहुत बुरी है। पानी तो आज से हमको लगता है आज़ादी के पहले पानी हर चौक चौराहे में छोटा छोटा नल एकदम बाग की तरह रहता था, उससे पानी गिरते रहता था। मगर आज क्या है, आज तो पानी जो है ना हमको लगता है 1 किलोमीटर दूर 2 किलोमीटर दूर से पानी लाया जाता है। इसमें जो फेज 1 में काम होना था पीएचडी के द्वारा गंगा नदी से पानी को ले जाकर जमालपुर शहर तक पहुंचाने का कार्य वह लगभग पूर्ण हो चुका है और अगले कुछ दिनों में कार्य चालू भी हो जाएगा। इसमें मुख्य रूप से वहाँ पे अंडरग्राउंड रिजर्वायर बनाया गया है और 4 ओवरहेड टैंक्स बनाए गए हैं। इन सभी चीज़ों का फिजिकल वर्क पूरा हो चुका है और अभी अंतिम स्टेज में काम है, बिजली कनेक्शन लेना है, जो मैं समझता हूँ 5 से 7 दिनों में हो जाना चाहिए। बिहार के केलांचल के नाम से मशहूर भागलपुर के नौगछिया में अब किसान नए प्रजाति का केला टिश्यू कल्चर के जरिए लगा रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस केले में विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई की मात्रा काफी अधिक होती है और किसानों को भी इससे काफी फायदा होता है। नई प्रजाति का केला टिश्यू कल्चर केला को G9 है और इस केले की खासियत यह है कि इसे कोल्ड स्टोरेज में रखने की जरूरत नहीं पड़ती और यह ज्यादा दिन तक सुरक्षित रहता है। टिश्यू कल्चर से केला का पौधा हम लोग उपलब्ध कराते हैं विभाग से और उसमें किसानों को 62,500 रुपया अनुदान हम लोग देते हैं। पहला साल जिस साल लगेगा उस साल हम लोग देंगे 75% और सेकेंड ईयर में
25%। केलांचल के नाम से जाने जाने वाला नौगछिया, जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं नौगछिया में। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि ये केले की फसल लगाई गई है, लेकिन ये वो आम केला नहीं है, ये टिश्यू कल्चर केला है। जी नहीं, ये क्या है इसकी खासियत, हम यहाँ इनसे पहले जान लेते हैं कि क्या है ये टिश्यू कल्चर केला। ये टिश्यू कल्चर केला है, इसका नाम G9 है। ये जो है लैब में टिश्यू के द्वारा इसकी पौधा हम लोगों को मिलती है। ये हम जो है हॉर्टिकल्चर विभाग भागलपुर से लाए हैं। इसकी खासियत है कि सबसे पहली बात कि ये बौना किस्म का होता है। खांडी जो इसका घौर जो है लंबा लंबा होता है। टिश्यू कल्चर केला अब किसानों के लिए काफी फायदा दे रही है। कैमरामैन राहुल के साथ अजय कुमार, जी मीडिया, भागलपुर। मुजफ्फरपुर में अपराधी कानून व्यवस्था को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। सवाल पुलिस पर उठने लगे हैं। बीती रात सदर थाने में डकैतों ने डकैती डाली और जाते वक्त घर की बेटी को जबरन उठाकर ले गए। इस वारदात के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। हाईवे को जाम कर दिया गया। उधर जिला प्रशासन ने यह दावा किया है कि 48 घंटे के अंदर केस को सुलझा लिया जाएगा। डकैती के बाद नाबालिग को किया अगवा। जाते जाते डकैत नाबालिग को उठा ले गए। विरोध में स्थानीय लोगों ने किया हंगामा। ये घटना मुजफ्फरपुर में सदर थाना के दिघरा रामपुर साह गांव की है। बीती रात करीब 6 डकैत शंभू पांडे के घर में घुसे, लूटपाट की, कैश गहना लिया और जाते जाते शंभू पांडे की नाबालिग बेटी को उठा ले गए। अभी सोना चांदी और रुपया था 50,000 के करीब में, सो ले गया सारा निकाल के। और लड़की हमारा जो 15 से 16 साल की थी, उसको अपहरण करके ले। इधर दो आदमी मेरे साथ था और इधर भी था, चार पांच आदमी था। चाकू लेके, पिस्तौल लेके, बंदूक। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। हाईवे पर जाम लगा दिया। खबर मिली तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। FIR दर्ज करने की प्रक्रिया हो रही है। FIR दर्ज करा रहे हैं जो विक्टिम पक्ष हैं। वही तो हमने कहा है कि उसकी बात हो रही है। FIR दर्ज कराते हैं विक्टिम पक्ष, फिर क्या देते हैं उसके हिसाब से हम लोग अपना कानूनी कार्रवाई करेंगे। जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। आला अधिकारी दावा कर रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर नाबालिग को ढूंढ लिया जाएगा। हम लोग प्रयास करेंगे कि हम 48 घंटे के अंदर इसमें अच्छा से अच्छा रिजल्ट ला करके दें। इसमें बिना अफवाह फैलाए जो भी इनके परिजन हैं उनको सहयोग की मैं प्रशासन की ओर से अपेक्षा करता हूं। जिस तरह से डकैतों ने वारदात को अंजाम दिया, उससे हर कोई हैरान है और हैरान पुलिस की टीम भी है। हालांकि पीड़ित परिवार को भरोसा दिया गया है कि नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा। अरुण श्रीवास्तव, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। नवादा में युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवती की पहचान गोविंदपुर के रामपुर गांव के रहने वाले बूंदी दांगी की बेटी के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि युवती जीविका दीदी के तौर पर काम करती थी। परिवार वालों की माने तो गुरुवार को 2 बजे दिन में गोविंदपुर के कैनरा बैंक से वो पैसे निकालने के लिए निकली, लेकिन उसके बाद घर नहीं लौटी। इसके बाद घर वालों ने कृतिका के मोबाइल पर फोन किया, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ आया। आज एक अज्ञात युवती की लाश मिलने की खबर मिलने के बाद परिवार ने अकबरपुर पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद शव की पहचान हो सकी। परिवार वालों की माने तो हत्या कर शव को अकबरपुर के पतांगी मोड़ के पास फेंक दिया गया होगा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इसकी जांच में जुटी हुई है। मेरे पास 9 बजे कही था परसों दिन का अकाउंट में ट्रांसफर कर देना पैसा, लेकिन पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ। 9 बजे खाता चेक किया, पैसा नहीं आया था। तो बोली कि उसे सीसी से बात की, बल हो जाएगा। उसके बाद में कही कि हम गोविंदपुर जाएंगे, बैंक से गोविंदपुर जाएंगे। वही खा पी के 10 बजे करीब घर से निकसा, बैंक गई। बैंक में पता चलता है कि 12:30 बजे तक बैंक में था, और उसके बाद हम लोग का कोई पता नहीं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड। नमस्कार।